मैं उमा शंकर राष्ट्रवाद की श्रृंखला में आपके बीच में अगली कड़ी के साथ उपस्थित है। 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति से राष्ट्रवाद का प्रस्फुटन हुआ यूरोप में और वहीं से हमारा सफर शुरू हुआ था। 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात उत्पन्न दशाओं में नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन के अभियान से यूरोप में राष्ट्रवाद फलता है, फूलता है, पल्लवित होता है, पोषित होता है। फिर वह समय भी आता है जब नेपोलियन का वह अभियान खत्म होता है। वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की पराजय होती है और नेपोलियन की पराजय के साथ ही एक नई व्यवस्था जो यूरोप में जो प्रजातंत्र और गणतंत्र की भावना जो पनपी थी वह थोड़ा धीमी होने लगी और 1815 ईस्वी जिस वर्ष नेपोलियन की पराजय हुई उसी वर्ष वियना में कांग्रेस, वियना संधि, वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया। आज हम वियना कांग्रेस के संदर्भ में ही आपको उसके बारे में ही बताने वाले हैं। वियना कांग्रेस विजित राष्ट्र ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन के जो लोग प्रतिनिधि थे उन्होंने फ्रांस को उसके साथ जो संधि की थी, फ्रांस के साथ जो समझौता किया था उसे वियना कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं। हालांकि हम ये कल्पना कर सकते हैं कि विजित राष्ट्र, एक विजयी राष्ट्र और एक पराजित राष्ट्र के बीच किस प्रकार की संधि हुई होगी। इतिहास गवाही देता है, ज्यादातर ऐसी संधियां आरोपित होती है और ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस के साथ में। फ्रांस के ऊपर एक आरोपित संधि थी वियना कांग्रेस की। 1815 में मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, उसके नेतृत्व में जो वो कांग्रेस आयोजित किया गया, जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसे हम वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसमें जो मूल कार्य किया गया था वह फ्रांस की राज्य क्रांति से जो जो उपलब्धि यूरोप को मिली थी उसे खत्म करने की कोशिश की गई। फ्रांस की राज्य क्रांति के आदर्श को नष्ट करने का प्रयास किया गया। मेटरनी कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वह रूढ़िवादी था, वह परिवर्तन का विरोधी था और उसकी मान्यता थी कि यूरोप में गणतंत्र, प्रजातंत्र को किसी भी तरह से पनपने नहीं देना है। इसी सोच से वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां पर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जो मूल कार्य हुए, पहला तो यह हुआ कि इसे कह सकते हैं कि नेपोलियन युग का अंत, मेटरनी युग का आरंभ था। फ्रांस की शक्ति कमजोर कर दी गई। नेपोलियन ने जिन जिन राज्यों को जीता था वो सारा उसे छीन लिया गया, उससे वापस ले लिया गया। फ्रांस के चारों तरफ छोटे छोटे राज्य बनाए गए, उसे घेर दिया गया ताकि फ्रांस की सैन्य शक्ति का, फ्रांस की शक्ति का विकास न हो सके। इसके बाद जब हम आगे भी देखते हैं तो इटली के साथ, यानी वियना कांग्रेस में, वियना संधि में, वियना सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया उसमें इटली को कई वर्गों में बांट दिया गया। उन दिनों इटली में दो राजवंश थे, हैब्सबर्ग और बुर्बो राजवंश। तो बुर्बो वंश के क्षेत्र के राजाओं को सिसिली और नेपल्स दे दिया गया और हैब्सबर्ग के राजा जो थे, हैब्सबर्ग का, उनको पार्मा, मैडोना और टाइकरी का क्षेत्र दिया गया। इस तरह से दोनों राजवंशों को कुछ कुछ क्षेत्र दे दिया गया। इसके अलावे पोप को भी कुछ क्षेत्र दिया गया, यानी इटली का वर्गीकरण में राजवंश को भी कुछ मिला, पोप को भी मिला। और इटली को जो विभक्त किया गया था छोटे छोटे टुकड़ों में, इसका मूल कारण था इटली को कमजोर करना और ऑस्ट्रिया उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, या यूं समझ ले अपने नियंत्रण में उसे रखना चाहता था। इसी सोच से उसने इटली को कई पार्ट्स में बांट दिया। रोम के कुछ हिस्से पोप को दे दिए गए। उसके बाद जिनोवा और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस तरीके से इटली कई पार्ट्स में विभक्त हो गया, इटली को कमजोर कर दिया गया। रूस को पोलैंड का कुछ हिस्सा मिला और इंग्लैंड, ब्रिटेन की बड़ी भूमिका थी नेपोलियन को पराजित करने में। उसे